अभिवादन। आज हम जमीन से हटकर समंदर की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर भारत के समुद्री अधिकारों और उसके भूगोल को समझने के लिए। जी। अक्सर हम जब सीमाओं की बात करते हैं ना, तो ध्यान बस जमीन पर खींची लकीरों पर जाता है। सही बात है। लेकिन सच तो यह है कि हर तटीय देश का अधिकार क्षेत्र समंदर में भी काफी दूर तक फैला होता है। बिल्कुल, और ये कोई मनमाना विस्तार नहीं होता, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय आधार है। अच्छा। हाँ, एक तरह का समुद्री संविधान कह लीजिए, जिसे 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था, UNCLOS। UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। जी हाँ, इसी समझौते के तहत दुनिया भर के देशों की समुद्री सीमाएं तय होती हैं। हाँ, और हमें जो सामग्री मिली है वो इसी UNCLOS के नजरिए से भारत की स्थिति को देखती है। और हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाले देशों में से एक होने के नाते भारत के लिए तो ये नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी विषय की तह तक जाएंगे। भारत की प्रमुख समुद्री सीमाएं कौन सी हैं, उनके मायने क्या हैं, और साथ ही कुछ खास खाड़ियों और समुद्री चैनल्स का क्या महत्व है। हाँ, और हमारा मकसद यही होगा कि इन थोड़ी तकनीकी लगने वाली बातों को आसान बनाएं। बिल्कुल। और ये समझें कि ये समुद्री रेखा हैं, खाड़ियां और ये जलमार्ग, ये भारत के लिए क्यों और कैसे इतने जरूरी हैं। हाँ। इसमें हम आधार रेखा यानी बेसलाइन जैसी बुनियादी बातों से शुरू करके अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ जैसे जो व्यापक अधिकार हैं, उन सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आधार रेखा या बेसलाइन का विचार ही लेते हैं। सामग्री कहती है कि तट अक्सर कटे फटे होते हैं। हाँ, होते हैं। तो फिर ये सीधी काल्पनिक रेखा खींचने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में बेहद जरूरी है। आप सोचिए ना, अगर हर देश अपने टेढ़े मेढ़े तट के हर मोड़ से अपनी समुद्री सीमा नापना शुरू कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कितनी गड़बड़ी होगी। कहाँ से नापे, अंदर वाले मोड़ से या बाहर वाले उभार से? इससे तो अनगिनत विवाद पैदा हो सकते हैं। आधार रेखा एक सीधी, एक मानक संदर्भ रेखा देती है, स्टैंडर्ड लाइन। हाँ, जिससे प्रादेशिक समुद्र, संलग्न क्षेत्र और EEZ जैसी दूरियों को स्पष्ट और समान रूप से मापा जा सके। अच्छा, तो ये भ्रम और विवाद से बचने का एक तरीका है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि तट और इस आधार रेखा के बीच का जो पानी होता है, उसे आंतरिक जल या इंटरनल वाटर्स कहते हैं। जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस पानी पर देश का ठीक वैसा ही पूरा अधिकार होता है जैसा उसकी जमीन पर। पूरी तरह से? हाँ। यहाँ तक कि विदेशी जहाजों को भी यहाँ से गुजरने का कोई ऑटोमेटिक अधिकार नहीं होता, जब तक कि कोई खास समझौता ना हो। ये पूरी तरह से देश का अपना क्षेत्र माना जाता है, जैसे नदियां या झीलें। बिल्कुल, उसकी नदियों या झीलों की तरह। समझ गई। तो आधार रेखा तय हो गई, अब इससे आगे बढ़ते हैं। UNCLOS ने 3 मुख्य समुद्री क्षेत्र बताए हैं। हाँ, 3। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। ये क्या है और कहाँ तक है? प्रादेशिक समुद्री सीमा ये होती है आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक, नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल मील। और ये नॉटिकल मील जमीनी मील से अलग होता है ना? हाँ हाँ, थोड़ा लंबा होता है। एक समुद्री मील लगभग 1.852 किलोमीटर। अच्छा। तो इस 12 समुद्री मील के दायरे में तटीय देश की पूरी संप्रभुता होती है। पूरी संप्रभुता मतलब पानी पर, जमीन पर, हवा में भी? सब पर। जल क्षेत्र पर, उसके नीचे की समुद्री सतह पर और उसके ऊपर के हवाई क्षेत्र पर भी भारत इस क्षेत्र में अपने सारे कानून लागू कर सकता है। अच्छा, तो क्या विदेशी जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं? आमतौर पर गुजर सकते हैं, बिना अनुमति के भी, बशर्ते उनका गुजरना शांतिपूर्ण हो। इसे इनोसेंट पैसेज कहते हैं। इनोसेंट पैसेज। हाँ, लेकिन अगर कोई जहाज भारत की सुरक्षा या शांति के लिए खतरा लगे तो उसे रोका जा सकता है। और हाँ, यहाँ मछली पकड़ने या संसाधन निकालने जैसे काम विदेशी जहाज बिना अनुमति के नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से भारत का समुद्री आंगन है। हाँ, कह सकते हैं। 12 नॉटिकल मील तक पूरा अधिकार। ठीक है। इसके बाद आता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, कंटिग्यूअस जोन। ये कहाँ तक है और यहाँ अधिकार कुछ कम हो जाते हैं? कुछ हद तक। ये क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक फैला होता है। 24 मील प्रादेशिक समुद्र के बाद, और 12 मील? नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। ये प्रादेशिक समुद्र के बाद 12 मील नहीं, बल्कि आधार रेखा से कुल 24 मील है। अच्छा, कुल 24 मील। हाँ, तो असल में ये प्रादेशिक समुद्र के आगे और 12 मील का ही क्षेत्र है।
यहाँ देश की संप्रभुता तो नहीं होती, पर कुछ खास मामलों में कानून लागू करने का अधिकार जरूर होता है। खास मामले जैसे कि स्रोत बताते हैं कि ये अधिकार सीमा शुल्क, साफ सफाई और वित्तीय मामलों से जुड़े हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, व्यावहारिक मतलब यह है कि अगर भारतीय अधिकारियों को शक है कि कोई जहाज भारत की कस्टम्स यानी सीमा शुल्क, इमिग्रेशन यानी आव्रजन या स्वास्थ्य संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने वाला है या करके आ रहा है, तो उसे इस 24 मील के दायरे में रोका जा सकता है, जांच की जा सकती है। अच्छा। मान लीजिए कोई जहाज तस्करी का सामान लेकर आ रहा है, तो उसे भारत की 12 मील की सीमा में घुसने से पहले ही यहां इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ओके। इसी तरह अगर कोई जहाज प्रदूषण फैला रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक तरह का बफर जोन है जहां देश अपने कुछ अहम कानूनों को लागू करवा सकता है। ये दिलचस्प है। तो 12 मील तक पूरा नियंत्रण, 24 मील तक कुछ खास मामलों में नियंत्रण। अब आता है सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ। हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। इसकी सीमा कहाँ तक है और ये इतना खास क्यों है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। 200? हाँ, 200 नॉटिकल माइल। ये लगभग 370 किलोमीटर है। ये एक बहुत बहुत बड़ा समुद्री इलाका है। कितना बड़ा अंदाजन? आप अंदाजा लगाइए, भारत का कुल भूमि क्षेत्र लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है ना? हाँ। और उसका EEZ भी लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। अरे बाप रे! मतलब भारत की जमीन का लगभग 2/3 हिस्सा जितना बड़ा समुद्री क्षेत्र। बिल्कुल, ये बहुत विशाल है। और इसमें अधिकार क्या मिलते हैं? ये खास क्यों है इतना? यहीं पर, जैसा आपने कहा, असली आर्थिक खजाना छिपा है। इस EEZ में भारत को समुद्र के सभी प्राकृतिक संसाधनों, सभी मतलब जीवित और निर्जीव दोनों, हाँ बिल्कुल, चाहे वो जीवित हों जैसे मछली या निर्जीव हों जैसे मिनरल्स, तेल, गैस, इन सब के अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, दोहन, एक्सप्लॉयटेशन, संरक्षण, कंजर्वेशन और प्रबंधन, मैनेजमेंट का एकमात्र अधिकार है। एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव, इसीलिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बिल्कुल, मतलब इस पूरे इलाके में कोई और देश भारत की इजाजत के बिना मछली नहीं पकड़ सकता, तेल नहीं निकाल सकता या कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ पानी की सतह की बात नहीं, बल्कि नीचे समुद्र तल और उसके भी नीचे जो संसाधन है उनकी भी बात है। बिल्कुल, समुद्र तल और उसके नीचे यानी सबसॉइल के सारे संसाधन इसमें शामिल हैं। इसके अलावा भारत को क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार है, आर्टिफिशियल आइलैंड। हाँ, और वैज्ञानिक समुद्री अनुसंधान करने और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम बनाने और लागू करने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन जहाज तो गुजर सकते हैं ना? हाँ, दूसरे देशों के जहाजों और विमानों को इस क्षेत्र से गुजरने की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट है, लेकिन वे यहाँ रुककर कोई आर्थिक काम नहीं कर सकते बिना इजाजत के। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद मुंबई हाई है। स्रोत बताते हैं कि ये भारत के लगभग 65% तेल का उत्पादन करता है। ये इसी EEZ में है। एकदम सही, मुंबई हाई, हाँ, जो मुंबई तट से करीब 160-170 किलोमीटर दूर अरब सागर में है, वो भारत के EEZ के भीतर ही आता है। अच्छा, ये बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है कि EEZ किसी देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। सही बात है। इस 200 नॉटिकल मील के अधिकार ने भारत को समुद्र में एक विशाल संसाधन आधार दिया है। सोचिए, अगर UN क्लॉज और EEZ का ये प्रावधान ना होता तो इन संसाधनों पर किसका हक होता, ये कहना ही मुश्किल था। ये तो सचमुच बहुत मायने रखता है। तो ये हुई समुद्री सीमाएं 12, 24 और 200 नॉटिकल माइल। अब जरा भारत के तटीय भूगोल की कुछ और विशेषताओं पर आते हैं। खाड़ियां और चैनल्स। जी, स्रोत में बे और गल्फ का जिक्र है। मुझे हमेशा इनमें थोड़ी उलझन रहती है। क्या इनमें कोई साफ अंतर है? हाँ, भूगोल में इनमें एक सामान्य से अंतर माना जाता है, हालांकि हमेशा एकदम कड़ाई से लागू नहीं होता। खाड़ी का मतलब होता है समुद्र का वो हिस्सा जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हो। ठीक है। अब अगर ये खाड़ी बहुत बड़ी हो और उसका मुंह काफी चौड़ा हो तो उसे अक्सर बे कहा जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेज में से एक है। अच्छा, विशाल और चौड़ा मुंह बे, और गल्फ भी 3 तरफ से जमीन से घिरी होती है, लेकिन ये आमतौर पर बे की तुलना में ज्यादा संकरी और कह सकते हैं लंबी होती है, और इसका मुंह भी अपेक्षाकृत छोटा या संकरा होता है। उदाहरण? जैसे भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात।
अच्छा, ये अंतर समझने में आसान है। बंगाल की खाड़ी, विशाल और चौड़ी बे, कच्छ और खंबात संकरी और लंबी गल्फ। ठीक है, अब इनके बारे में हमारे स्रोतों में क्या खास बातें हैं? कच्छ की खाड़ी से शुरू करते हैं। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, कच्छ प्रायद्वीप और सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच। ये अपनी बहुत ऊंची ज्वार की लहरों के लिए जानी जाती है। टाइडल रेंज काफी ज्यादा है और यहाँ मैंग्रोव, कोरल रीफ्स जैसी समृद्ध बायोडाइवर्सिटी भी है। और यहीं पास में सर क्रीक का इलाका है। हाँ बिल्कुल, यहीं पास में उत्तर की ओर सर क्रीक का इलाका है। और स्रोत बताते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद का क्षेत्र है। हाँ, सर क्रीक विवाद का जिक्र है। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? हमें यहाँ निष्पक्ष रहना है। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि विवाद का मुख्य बिंदु कच्छ के रण में स्थित इस लगभग 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय मुहाना मतलब टाइडल एस्चुरी के सीमांकन को लेकर है। सीमांकन मतलब बॉर्डर कहाँ है? हाँ, दोनों देशों के बीच इसकी सटीक सीमा रेखा पर सहमति नहीं है। खास करके समुद्री सीमा कहाँ से शुरू होनी चाहिए, इसको लेकर अलग अलग व्याख्याएं हैं। ये अभी भी बातचीत का विषय बना हुआ है। ठीक है, अब खंबात की खाड़ी पर आते हैं। खंबात की खाड़ी, जिसे पहले कैम्बे की खाड़ी भी कहते थे, ये गुजरात के दक्षिण में है। ये भी एक धसी हुई मतलब फनल शेप्ड खाड़ी है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खास बात यह है कि भारत की कई प्रमुख नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती यहीं आकर अरब सागर में मिलती हैं। अच्छा, नदियों का मुहाना है ये। हाँ, और ये क्षेत्र भी अपनी बहुत ऊंची ज्वारीय लहरों के लिए जाना जाता है। इसी वजह से यहाँ टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा की काफी संभावनाएं देखी जाती हैं। और दक्षिण की ओर चलें तो मन्नार की खाड़ी। जी, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे मतलब तमिलनाडु तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। ये एक उथला समुद्री क्षेत्र है और अपनी असाधारण समुद्री जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं है। और स्रोत बताते हैं कि ये मोतियों के लिए भी मशहूर रही हैं। हाँ, ऐतिहासिक रूप से मोतियों के लिए भी जानी जाती रही है। और मन्नार की खाड़ी के ठीक उत्तर में पाक जल संधि है ना? ये दोनों अलग हैं क्या? हाँ, ये जुड़े हुए तो हैं, लेकिन अलग भौगोलिक इकाइयां हैं। पाक जल संधि, पैल्क स्ट्रेट, ये मन्नार की खाड़ी के उत्तर में है, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच। अच्छा, ये असल में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में मन्नार की खाड़ी से और फिर आगे हिंद महासागर से जोड़ती है। और इसका नाम पाक जल संधि? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास के गवर्नर रहे रॉबर्ट पैल्क के नाम पर रखा गया था। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अरे, ये जानकारी तो वाकई रोचक है ना? और फिर है बंगाल की खाड़ी, जो भारत के पूरे पूर्वी तट के सहारे फैली है। ये तो बहुत ही विशाल है। बहुत विशाल। जैसा मैंने कहा, यह दुनिया की सबसे बड़ी बे है। भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे कई देशों के तट इससे लगते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप भी यहीं है। हाँ, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित हैं। ये न केवल व्यापारिक जहाजों के लिए एक बहुत अहम मार्ग है, बल्कि मौसम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम के लिहाज से कैसे? भारतीय मानसून और यहाँ बनने वाले जो चक्रवाती तूफान हैं, वो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। और इसके पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया के द्वीप हैं, जिन्हें स्रोत पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। अच्छा, चलिए खाड़ियों से अब समुद्री चैनल्स की ओर बढ़ते हैं। जी, स्रोत कहते हैं कि दो द्वीपों या भूभागों के बीच के संकरे समुद्री रास्ते को चैनल कहते हैं। हाँ, संकरा समुद्री रास्ता। और इनका नाम अक्सर अक्षांश लैटिट्यूड रेखाओं पर रख दिया जाता है। ये अक्षांश वाला क्या मामला है? ये असल में नामकरण का एक सुविधाजनक तरीका है। अक्षांश रेखाएं आप जानती हैं, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हाँ, भूमध्य रेखा के समानांतर। बिल्कुल, ये भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री से उत्तर या दक्षिण की दूरी बताती हैं। तो अगर कोई महत्वपूर्ण संकरा समुद्री मार्ग किसी खास अक्षांश रेखा के बहुत पास से गुजरता है, तो उसे अक्सर उसी डिग्री के नाम से पुकारा जाने लगता है। जैसे 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। हाँ बिल्कुल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल वगैरह। अच्छा, तो ये बस एक पहचान का तरीका है। तो फिर 8 डिग्री चैनल कहाँ है और किसे अलग करता है? स्रोत के मुताबिक 8 डिग्री चैनल भारत के लक्षद्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, मिनिकॉय, हाँ, उसको दक्षिण में स्थित मालदीव देश से अलग करता है। अच्छा, तो ये भारत और मालदीव के बीच है? जी,
तो ये एक तरह से भारत और मालदीव के बीच की समुद्री सीमा को दर्शाता है, और ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है, इसीलिए 8 डिग्री चैनल। यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा बनाता है। और 9 डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल थोड़ा उत्तर में है। ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। मतलब लक्षद्वीप के अंदर ही? हाँ, भारत के ही द्वीपों के बीच एक विभाजन रेखा है। जैसे कल्पेनी, सुहेली पार वगैरह द्वीप उत्तर में है, मिनिकॉय दक्षिण में। स्रोत ये भी संकेत देते हैं कि मिनिकॉय सांस्कृतिक और भाषाई रूप से भी लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीपों से थोड़ा अलग है। अच्छा। तो ये चैनल उस भौगोलिक अलगाव को भी दिखाता है। दिलचस्प। अब आते हैं 10 डिग्री चैनल पर। इसके बारे में कहा जाता है कि ये रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल है। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में है, और ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से? हाँ, और सटीक रूप से कहें तो ये उत्तर में स्थित लिटिल अंडमान द्वीप को दक्षिण में स्थित कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। कितना चौड़ा है ये? ये लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है, और ये एक बहुत ही व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन है। व्यस्त शिपिंग लेन? हाँ, मतलब बहुत सारा व्यापारिक यातायात यहाँ से गुजरता है, क्योंकि ये मलक्का जलडमरू मध्य से आने जाने वाले जहाज़ों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। अच्छा, मलक्का स्ट्रेट से लिंक है इसका? हाँ, तो इसका नियंत्रण भारत के लिए सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। इसके अलावा स्रोत में कोको चैनल और डंकन पास का भी जिक्र है। ये कहाँ है? कोको चैनल ये भारत के अंडमान द्वीप समूह के सबसे उत्तरी हिस्से, मतलब उत्तरी अंडमान के पास लैंडफॉल आइलैंड है। हाँ। उसको उत्तर में स्थित म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। तो ये भारत और म्यांमार के बीच है? जी, ये भारत और म्यांमार के बीच एक समुद्री सीमा बनाता है। इसकी रणनीतिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी एंट्री पॉइंट के पास है। ठीक है। और डंकन पास? डंकन पास ये अंडमान द्वीप समूह के भीतर स्थित है। हाँ, ये मुख्य अंडमान समूह का एक हिस्सा है, दक्षिण अंडमान, जहां राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और रटलैंड द्वीप। इनको दक्षिण में स्थित लिटिल अंडमान द्वीप से अलग करता है। ये करीब 48 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये अंडमान के भीतर ही एक महत्वपूर्ण जलमार्ग हुआ। बिल्कुल। ये सभी चैनल्स न सिर्फ भूगोल को बांटते हैं, बल्कि समुद्री आवाजाही, व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रास्ते हैं। तो आज हमने भारत की समुद्री सीमाओं और महत्वपूर्ण जल क्षेत्रों को काफी विस्तार से समझा। जी। ये बिल्कुल साफ है कि किसी देश का प्रभाव और अधिकार सिर्फ उसकी जमीनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक फैले EEZ तक समुद्र में भारत की उपस्थिति बहुत व्यापक है। हाँ, अगर सार देखें तो जैसा आपने कहा, आधार रेखा से अंदरूनी जल, फिर 12 मील तक प्रादेशिक समुद्र में पूर्ण संप्रभुता। हाँ। 24 मील तक संलग्न क्षेत्र में सीमा शुल्क, स्वास्थ्य, आव्रजन जैसे कानूनों को लागू करने का अधिकार। राइट। और सबसे महत्वपूर्ण 200 मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में संसाधनों पर विशेष अधिकार। ये UNCLOS द्वारा स्थापित एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा है। और EEZ का आर्थिक महत्व तो मुंबई हाई के उदाहरण से ही साफ हो जाता है। देश का 65% तेल उत्पादन। बिल्कुल। ये दिखाता है कि समुद्री संसाधन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं, और साथ ही नए द्वीप बनाने और वैज्ञानिक शोध करने की क्षमता भी इसी क्षेत्र में मिलती है। इसके साथ ही हमने खाड़ियों के बीच का वो अंतर भी समझा, चौड़ी मुंह वाली बे जैसे बंगाल की खाड़ी और संकरी गल्फ जैसे कच्छ और खंबात की खाड़ियां। हाँ। हमने उनकी भौगोलिक स्थिति और कुछ खासियतों को भी देखा, जिसमें कच्छ के पास सर क्रीक विवाद का वो तटस्थ उल्लेख भी था जो सीमांकन की व्याख्याओं से जुड़ा है और बातचीत का विषय है। हाँ, खंभात में नदियों का संगम और मन्नार की खाड़ी की जैव विविधता। और अंत में हमने द्वीपों के बीच के समुद्री रास्ते यानी चैनल्स को समझा। जी, चैनल्स। 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री अंडमान निकोबार, फिर कोको चैनल अंडमान म्यांमार और डंकन पास दक्षिण अंडमान लघु अंडमान। ये सब न केवल भौगोलिक विभाजक है, बल्कि रणनीतिक और नौवहन की दृष्टि से भी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, खासकर 10 डिग्री चैनल जैसा व्यस्त मार्ग। हाँ, निश्चित रूप से ये सारी जानकारी मिलकर भारत के समुद्री आयाम की एक तस्वीर पेश करती है जो विशाल है, विविध है और बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। आज के दौर में जब हिंद महासागर क्षेत्र में वैश्विक रुचि इतनी बढ़ रही है,
समुद्री व्यापार मार्ग पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं और समुद्री संसाधनों पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। ऐसे में भारत के लिए अपनी इन परिभाषित समुद्री सीमाओं, खाड़ियों और रणनीतिक चैनल्स का प्रभावी प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। भविष्य की समुद्री चुनौतियों और अवसरों के लिहाज से यह प्रबंधन कैसा होना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर यकीनन विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।